हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मेरा नया जो यूट्यूब चैनल है वो लॉन्च होने वाला है उनीश एलएलबी के नाम से। तो उस पे जो कानून के बारे में जितनी भी जानकारियाँ होंगी उसको हम शेयर करेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हम लोग जानेंगे दी फंडामेंटल रूट ऑफ इंडियाज़ प्रॉब्लम। जो भारत की जो मूलभूत जो एक समस्या है वो है क्या? वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोज़न, जनसंख्या विस्फोट। अभी आप ये इसमें देखिएगा जो थंबनेल है, इसमें ये पूरा भारत है और उसके बगल में चाइना है। और जो छोटे छोटे देश हैं उनके बारे में आप जूम करके देखिएगा कि जो कितनी ज़्यादा आबादी चाइना और भारत में है। आप सपोज दैट आप मान के चलिए कि पूरे विश्व की जो 17 पॉइंट समथिंग कुछ पॉपुलेशन है वो इंडिया में, और 19 पॉइंट समथिंग कुछ जो पॉपुलेशन है वो चाइना में रहती है। अगर देखा जाए तो लगभग 35-36% तो सिर्फ इन दो देशों में रहती है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यूरोपियन जो हमारी कंट्री है वो कितनी डेवलप है। इसका मेन रीज़न है कि वहाँ पे जनसंख्या कम है, वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। और आप जो यूरोप की जो कुल जनसंख्या, यूरोप जो कॉन्टिनेंटल है उसके अंदर जितनी भी देश हैं उनकी कुल जनसंख्या 73 करोड़, जी हाँ 73 करोड़ है। और अपने भारत में 138 करोड़ है। तो आप सोच सकते हैं सिर्फ एशिया का सिर्फ दो देश जिसमें 138 140, आप समझ सकते हैं 280 करोड़ जो जनसंख्या है वो तो यहीं पे अपन निवास करती है। और पूरी यूरोप कंट्री में आपका फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, पोलैंड आ गया। तो ये सब जो सारे देश देखिए आप कितना विकसित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी करंट जो करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो है लगभग 138 करोड़, अपन मान के चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अभी मैं आपको वर्ल्ड मीटर पे दिखाऊंगा एग्जिट में क्या है, कैसे चल रहा है यहाँ पे मीटर। वो मीटर ऐसा कुछ नहीं, वो एक एवरेज के तहत वो मीटर चलता रहता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन वर्ल्ड मीटर एलाबोरेशन ऑफ द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन डाटा, जो यूएन का डाटा है उसके हिसाब से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ लाइव। और इंडियन जो पॉपुलेशन है इक्विवेलेंट टू 70.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया रैंक नंबर 2, आप लोगों को पता है चाइना आगे है। और वो दिन दूर नहीं कि जब अपन चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। 2027-28 शायद यूनाइटेड नेशन ने बताया था 2027-28 के दरमियान हम लोग चाइना से आगे निकल जाएंगे। अभी आगे की स्लाइड में देख रहे हैं। और दी पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया 464 पर किलोमीटर स्क्वायर है। जो लैंड एरिया है वो 29,73,190 किलोमीटर स्क्वायर है। तो जो और यहाँ की जो मीडियन एज है वो इंडिया 28.4 ईयर्स है। जो यहाँ पे औसतन आयु है वो 30 साल है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी कम है, इसलिए लोग बीमार पड़ते हैं, पॉल्यूशन बढ़ता है। तो इसलिए जो यहाँ पे लाइफ ऑफ स्पेन ऑफ ह्यूमन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 28.4 समथिंग है। चलिए देखिए लाइव। नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया, मैक्सिको। तो ये टॉप 10 मैंने दिया है। 20 और थे, 10 और थे, लेकिन मैंने टॉप 20 ही किया, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है, ऊपर लिखा है टॉप 20, लेकिन ये टॉप 10 आप देख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर कभी भी किसी ने पूछा जानकारी के लिए, बस, और कुछ नहीं। हाँ, अब ये देखिए, द यूनाइटेड नेशन हैज़ रिलीज न्यू स्टेटिक अबाउट ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बाई 2100 it is estimated that the planet will have to sustain 11 billion people. Between now and 2050, India is expected to show the highest population increase of any nation. सबसे ज़्यादा 2050 तक अगर किसी भी देश में सबसे ज़्यादा
पॉपुलेशन होगी तो वो भारत होगा। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ऐसा बोल रही है। ओवरटेकिंग चाइना एज द वर्ल्ड द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चाइना को भी वो अभी आप यहाँ पे देखिए क्रॉस कर जाएगा। ये देखिए ये जो आपका 1 मिनट में ये जो आपका ऑरेंज ये आपका कलर है, ये इंडिया है और ये चाइना है रेड वाला, और ये आप ग्रीन वाला देखिए जो सर्किल हो रहा है, ये यहाँ पे वो क्रॉस कर रहा है। जो इसका कर्व है ये बढ़ता जा रहा है ये, और चाइना का जो कर्व है ये डाउन हो रहा है, धीरे धीरे फ्लैट हो रहा है। तो आप यहाँ पे और नीचे वाले फिगर में आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाली जो लाइन है ये है इंडिया, और जो रेड वाली है वो है चाइना। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे तो यहाँ 2027 में अपन क्रॉस कर जाएंगे लगभग। ज़्यादा समस्या है, इसके लिए हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि ऐसा ना हो। और आगे देखते हैं फिर वाटर प्रॉब्लम। अब समस्या क्या आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो सबसे पहले अपन देखेंगे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, अच्छी शिक्षा हम नहीं दे पाएंगे, लोगों के पास कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, स्लेवरी बढ़ेगी, अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो भुखमरी बढ़ेगी, स्वाभाविक ऑब्वियस सी बात है। होमलेस, लोगों के पास भुखमरी, जब खाना खाने को पैसा नहीं होगा तो घर बनाने को थोड़ी ना होगा भैया। तो ये भी एक है होमलेस कि लोगों के पास घर नहीं होगा। रिसोर्सेस स्कैर्सिटी होगी, संसाधन की कमी होगी। आज जो है संसाधन वो पर्याप्त है ही नहीं है। अभी आप देखिए कोरोना आया, वेंटिलेटर की कितनी ज़्यादा कमी आ गई, मास्क की कितनी ज़्यादा, किट्स थे नहीं, थर्मल स्क्रीनिंग था ही नहीं, जांच किट बाहर से मंगाई गई। तो आप देखिए कि अचानक अगर कोई ऐसा वायरस आ जाता है जो वुमेन टू वुमेन ट्रांसफ़र है, वुमेन टू एयर जो ट्रांसमिट हो, तो कितनी दिक्कत होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद क्राइम भी बढ़ेगा भाई। भुखमरी, अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? क्राइम ही तो बढ़ेगा ना। हाँ, अपराध और भूख का सीधा फंडा है दोस्त, तो अपराध भी बढ़ेगा, जैसे करप्शन बढ़ेगा। अभी आप प्रधान क्या जाते हो, एक गांव में 600 लोग हैं, एक परिवार में 10 लोग हैं, तो एक परिवार का 9 लोग शहर में रहते हैं, एक लोग गांव में रहते हैं। अंगूठा जाकर लगा आया, 9 9 25 45 किलो वहाँ पे बेच आया, 5 किलो लेकर चला आया अपने खाने के लिए। तो सरकार को भी वो चूना लगा रहा है और प्लस कोटेदार को भी, मतलब जो है कोटेदार और ये दोनों मिलकर सरकार को चूना लगा रहे हैं। तो वहाँ पे करप्शन बढ़ेगा। एक्सटॉर्शन कहते हैं, जबरन वसूली होगी, लोग सूद पे पैसा देंगे, कोई दे नहीं पाएगा तो जबरन वसूली होगी, मार होगी, पीट होगा, मारपीट करेंगे लोग, दंगे होंगे। उसके बाद हेलोटिज़म होगा, दास प्रथा होगी, पैसा नहीं होगा तो भाई चलो मेरे यहाँ बंधुआ मजदूर बन के काम करो, काम करके अपना पैसा चुकाओ। उसके बाद नारकोटिज़म होगा, अगर कोई पैसा नहीं चुका पा रहा है तो साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके ऊपर होगा, तो वो साथ में आकर नशा करेगा, तो युवा पीढ़ी जो है वो इसमें बर्बाद होगी। उसके बाद हमारे जो सोशल प्रॉब्लम है उनके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। ट्रैफिक जाम होगा, सड़कों पे आज भी देखिए कभी ग्रीन कभी रेड सिग्नल होता है, कितनी लंबी लाइन लग जाती है। कभी टोल प्लाजे पे देखिए कितनी अभी से इतनी लंबी, बाद में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों की इनकम जनरेट होगी, तो लोग गाड़ी लेंगे, 4 व्हीलर चलेंगे, बस चलेगी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो चलेंगी। एक्सक्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हमारे मूल अधिकार हैं वो सही से नहीं काम करेंगे। पॉल्यूशन बढ़ेगा, भाई जाहिर सी बात है, पॉलीथीन लेंगे, कारखाने चलेंगे, उद्योग धंधे चलेंगे, रोड पे व्हीकल चलेंगे, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप बताइए, पॉल्यूशन डे। चलिए मैं बताता हूँ, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, डू रिमेंबर। डिफ़िकल्टी इन प्रिविलेज, विशेषाधिकार जो है वो हम नहीं लोगों को दे पाएंगे, जिनका विशेष अधिकार है। इम्प्रॉपर मेडिकल एड, जो मेडिकल एड है, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं वो हम नहीं दे पाएंगे, एजुकेशन नहीं दे पाएंगे अच्छे से। उसके बाद सेफ़ एंड सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। आज आप देखिए कि पुलिस की कितनी ज़्यादा कमी है, बॉर्डर पे सेना की कितनी ज़्यादा कमी है, इसीलिए लोग अब सेल्फ़ डिफेंस सीख रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं अच्छे से। और मैं ये जो बता रहा हूँ आप इसको सिर्फ ये नहीं कि सुन के चले जाइए, इस पर थोड़ा सा आप लोग सेल्फ़ ऑब्जर्वेशन कीजिएगा कि हाँ वास्तव में इसे क्या क्या हो सकता है। आगे देखिए अब कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो इसको रोकने के जो उपाय हैं, देयर आर 10 इफेक्टिव वेज टू कंट्रोल पॉपुलेशन। फर्स्ट, डेवलपमेंट, विकास होना चाहिए।
भाई विकास होगा तभी तो होगा जहाँ पे सिंगल जो स्टोरी का बिल्डिंग हॉस्पिटल है उसको डबल कीजिए, डबल है उसको ट्रिपल कीजिए। ऐसे आपको विद्यालय बढ़ाना पड़ेगा, स्कूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाना पड़ेगा आपको, रोड्स ज़्यादा से ज़्यादा बनवानी पड़ेंगी, या तो ट्रेन के लिए डबल लाइन हो ट्रिपल लाइन करनी पड़ेगी, फ्री ट्रेनों के लिए अलग, गुड्स के लिए अलग, ठीक है, लोकल के लिए अलग, एक्सप्रेस के लिए अलग। तो आपको डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप करना पड़ेगा। इजी एंड चीप एबिलिटी आप कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक का जो है वस्तुओं का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एजुकेशन, शिक्षा देनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा तो ये ज़रूरी है एजुकेशन। हेरेडिक पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन होना चाहिए। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। वो कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन थोड़ी है कि जितना हस्बैंड बोले तो बच्चा पैदा करे, उसको भी अपनी आवाज़ रखनी चाहिए, सशक्तिकरण देना चाहिए। कभी भी कि ऐसा ना हो कि स्त्री के विरोध में बच्चा पैदा हो, अगर उसका मन करेगी, नहीं मन नहीं करेगी, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसके बाद स्प्रेड अवेयरनेस, आप जागरूकता फैलाएं लोगों के बारे में। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव, आप प्रोत्साहित करें लोगों को। लेजिस्लेटिव एक्शन, आप कानून बनाएं उसके लिए, एक्ट बनाएं, जैसे कि चाइना ने बनाया था 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी। हालांकि जब उसके जो प्रजनन दर है वो कम होने लगे, जनसंख्या घटने लगी, तो 37 साल बाद 2016 में इसको ख़त्म कर दिया गया। और उसका नतीजा भी मिला, पिछले साल जो है 13 लाख आबादी कम हुई है, चीनी लोग पैदा हुए है ना। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इससे भी आप एक्ट बनाइए, कानून बनाइए। और अश्विनी उपाध्याय ने अभी एक जो है प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें उन्होंने बोला भी था, खैर आगे मैं बताऊंगा आपको। मेडिकल फैसिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। डिलेड मैरिज भी जो 18-21 सरकार ने तय किया है, इसको 30 करना चाहिए। हालांकि ऐसा सब संभव नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं, इंटरनेट उनके हाथ में है, तो जो एक मानसिक विकृति है पीडोफिलिया से वो ग्रसित हैं, तो ऐसा भी संभव नहीं है। अब ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेयर डू वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम भारत के सामने, जो भारत है वो विश्व के सामने कहाँ टिकता है। अब इसका एक नज़रिया देखिए। 15 अगस्त को पिछले साल प्रधानमंत्री हमारे जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक भाषण दिया था जनसंख्या वृद्धि को लेकर। उन्होंने कहा था कि ये गलत बात है, हमको छोटा परिवार सुखी परिवार होना चाहिए। बीजेपी नेता जो अश्विनी उपाध्याय ने भी एक प्रेजेंटेशन में कहा कि अटल बिहारी सरकार की ओर से सन 2000 में एक गठित वेंकट चलैया आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात की थी। और हम आपको बताते चलें कि जो उस समय अटल सरकार थी उसने एक 11 सदस्यीय संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। और जो वो आयोग था वो 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद जो संविधान में आर्टिकल 47A जोड़ने और जनसंख्या नियंत्रण कानून का सुझाव दिया, तब से 125 संशोधन हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है। 2004 में यूपीए सरकार चली गई, सत्ता में एनडीए आई। एनडीए में तो आपको पता ही है कि मनमोहन सिंह जी साइलेंट मोड पे थे पूरे 10 साल। तो अब इसकी आशा है कि हाँ अब कानून बनेगा। हो सकता है कि ड्राफ्ट तैयार भी हो गया हो, कोरोना की वजह से डिले हो गए, हो सकता है आ जाए। बीजेपी नेता अश्विनी ने बताया कि 124 करोड़ आधार कार्ड हैं जो बन चुके हैं, और 5 करोड़ लोग जो उसमें वो इन्फ्लेटर्स हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठी हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास कृषि योग्य भूमि दुनिया का लगभग 2% है, और पीने का जो पानी है वो 4% है। तो फिर मतलब जो है रिसोर्सेज की कितनी कमी आप खुद आप समझ सकते हैं। और जबकि जो भारत का जो वृद्धि दर है वो चीन से अधिक है। चीन में 11 बच्चे प्रति मिनट पैदा होते हैं और भारत में 33 बच्चे प्रति मिनट पैदा होते हैं। तो आप ये समझ लो जो प्रजनन दर है वो 3 गुना है, और जो चाइना का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आई मीन कि जो भारत है वो चाइना का 1/3 है। ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि जब तक हम 2 करोड़ घर लोगों को बना के देंगे तब तक जनसंख्या बढ़ेगी, तो 10 करोड़ लोग फिर बेघर हो जाएंगे, फिर हम 2 करोड़ बनाएंगे, फिर लोग 10 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे। तो जनसंख्या रोकना सबसे ज़रूरी है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं। जो वहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं इनके जेपी नड्डा, वो खुद विरोध कर रहे थे, नहीं ऐसा गलत है। महज 7 राज्यों में ही जो TFR है वो ज़्यादा है, और जो देश की जो प्रजनन दर है वो 2.1% ही है।
तो जो ज़िले हैं उनमें माइक्रो प्लान बनाकर जो है इम्प्लीमेंट किया जाए इस कानून को, पूरे देश में एक साथ में इसको लागू ना किया जाए। तो बहुत सारे मतलब ऐसे, क्या बोला जाए इसमें, क्या कहा जाए, लेकिन अगर सरकार जो भी निर्णय लेगी वो अपने हिसाब से वो ठीक ही लेगी। बहुत सारा नियंत्रण। अब देखिए भारत की जो छवि है देश में, अभी आप देखिए लोग, अब देखिए जो भारत की छवि है, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 103, ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स जो है उसमें 72, और ये सब 150 और 160 देशों के बीच में ये सब इंडेक्स बनता है। आप सोच लो भारत कितना पीछे। ग्लोबल जेंडर गैप में 112 नंबर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 103 है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंडेक्स में 51 है, रूल ऑफ लॉ 66 है, लिटरेसी रेट 168। कितना अपमानजनक, सोचो क्या मेरी छवि होगी हम लोगों की। सोशल प्रोग्रेस जो इंडेक्स है वो भी लगभग 140 ही है, यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 134 है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस है 177, कैपिटा रैंकिंग जीडीपी 139, देखिए 139, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 43, एम्प्लॉयमेंट रेट 42। क्या मतलब यार, ये सब क्या डेटा है। दुनिया में किस नज़र से देखेगी, आप खुद सोचो कि किस नज़र से देखेगी दुनिया। खैर चलिए, आगे जो भी होगा वो ठीक ही होगा। और ये सम फैनिस्ट फैक्ट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ये रोचक तथ्य हैं, पढ़ने में मज़ा आएगा। एक दो मैं बता देता हूँ आपको। ओवर 65 मिलियन पीपल इंडिया लिव इन स्लम, लगभग 6.5 करोड़ लोग यहाँ स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। सोच सकते हैं, इतना तो थाईलैंड की आबादी नहीं है। दी अराउंड 75.8 मिलियन ट्रेवल, जो यहाँ पे मेट्रो में और लोकल में जितने लोग मुंबई में सफ़र करते हैं वो कई कंट्री जैसे न्यूजीलैंड, बल्गेरिया से ज़्यादा है। जितना वहाँ की आबादी उतना तो यहाँ पे लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, आप इसको देखिएगा।